मॉलिकुलर मास होता है वो होता है 2, ऑक्सीजन का होता है 16, राइट। सो दोनों की रेशियो की बात हो रही है, तो जब हम इनका रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:8 आ जाएगा, राइट। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद ट्रिक्स। सो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस क्वेश्चंस आस्क्ड इन ग्रुप डी 2018, जो आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस पुराने ही रिपीट होते हैं जनरल साइंस के क्वेश्चंस, क्योंकि टॉपिक भी सेम रहते हैं तो क्वेश्चंस भी उन्हीं से बनने की उम्मीद रहती है। ओके, सो ये पार्ट 1 होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का द्रव्यमान है, द मास ऑफ द अर्थ इज। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थ का मास कितना है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 6 × 10⁻24 kg, 6 × 10⁻24 kg। अब मास का मतलब क्या हो गया, तो जैसे हमारा वेट होता है ना, उसी तरीके से पृथ्वी का भी वेट पूछा है, लेकिन अब यहाँ पर वेट की जगह मास यूज हुआ है, क्योंकि मास वेट से थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, सो जब हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तब हम इसमें देखेंगे कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है। तो अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि मास ऑफ द अर्थ कितना होता है, 6 × 10⁻24 kg। और ये क्वेश्चन रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के द्रव्यमान का ऑक्सीजन के द्रव्यमान से अनुपात हमेशा होता है। द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज। सो ऑलवेज कितना मास होता है, 1:8 का रेशियो रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से बात हो रही है ना मास की, यानी कि एक तरीके से वेट की बात हो रहा है। अब हाइड्रोजन की बात हो रही है ना, और ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो हाइड्रोजन का जो मॉलिकुलर मास होता है वो होता है 2, ऑक्सीजन का होता है 16, राइट। सो दोनों की रेशियो की बात हो रही है, तो जब हम इनका रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:8 आ जाएगा, राइट। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1:8, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमेशा ही रेशियो कितना होता है आपस में, 1:8 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु भाप के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कौन सा धातु या मेटल है, तो ये कौन से टॉपिक का है, मेटल और नॉन मेटल का ये क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा मेटल है जब हम उसे स्टीम से रिएक्ट करेंगे तो वो मेटल ऑक्साइड और वाटर हमें देगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक एल्यूमिनियम ही है जो वाटर या स्टीम से जब रिएक्ट करेगा तो हमें मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन देगा, ठीक है। तो इसका रिएक्शन क्या होता है, ओके। सो एल्यूमिनियम और जब वाटर का रिएक्शन होता है तो ये देता है Al2O3, यानी कि मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन, राइट। अब बाकी के जो तीनों ऑप्शंस है ना, लेड, सिल्वर, कॉपर, ये वाटर या किसी भी टाइप के वाटर से रिएक्ट ही नहीं करता है, तो बस हमारा आंसर क्या हो जाएगा फिर, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एल्यूमिनियम ही हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह के तत्वों का बाहरी आवरण पूर्ण है। इन द मॉडर्न पेरियोडिक टेबल विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैज अ कंप्लीट आउटर शेल। अब मॉडर्न पेरियोडिक टेबल की बात हो रही है ना, तो इन्होंने कहा है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किसका कंप्लीट आउटर शेल है, तो किसका कंप्लीट आउटर शेल रहता है, यस किसका रहता है, ऑप्शन सी 18th, ठीक है। तो जो 18th ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनका आउटर शेल फुलफिल होता है, जिसको नोबल गैस भी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और ये जनरली किसी से रिएक्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी 18th, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू द एयर। अब ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है एयर में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फोटोसिंथेसिस, ओके। सो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण का एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सनलाइट एंड मिनरल, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से। तो हमें इसकी जो रिएक्शन है इसके थ्रू ही हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ये किसका प्रोसेस है, ये खाना पकाने का प्रोसेस है प्लांट का। तो किस प्रोसेस से प्लांट अपना खाना पकाते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। तो हमें ये भी पता है कि प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर से रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओके, सो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, और ये लिबरेट करता है ऑक्सीजन को। तो हमने देखा ना कि ऑक्सीजन को हवा में इसने छोड़ दिया तभी तो हम सांस ले पाते हैं। तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है इवोपोरेशन। तो इवोपोरेशन क्या होता है कि ये वो प्रोसेस होता है जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवोपोरेशन। और ट्रांसपीरेशन क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ
वाटर हो जाता है किसी भी प्लांट में तो वो वाटर को रिलीज कर देता है हवा में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स। तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस बोलते हैं, राइट। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। 6 क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम डज साउंड ट्रेवल एट द फास्टेस्ट स्पीड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सॉलिड, ओके। अब साउंड की बात हो रही है ना, तो साउंड एक ऐसी एनर्जी है जिसको एक मीडियम चाहिए अपने आप को प्रोपोगेट करने के लिए, ओके। सो प्रोपोगेट करने के लिए इसको मीडियम चाहिए, इसलिए इसको मैकेनिकल वेव्स भी कहते हैं, ठीक है। तो बिकॉज दे नीड अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल, ओके। तो कोई भी चाहे वो मटेरियल लिक्विड हो, एयर हो, सॉलिड हो, गैस हो, ठीक है, तो इसको क्या चाहिए, एक प्रॉपर मीडियम चाहिए, तभी ये ट्रैवल कर पाएगा, इसलिए इसको मैकेनिकल वेव्स भी कहा जाता है। तो साउंड का ये भी क्वेश्चन आता है कि साउंड कौन सी वेव है, मैकेनिकल वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, तो आंसर क्या होता है इसका, मैकेनिकल वेव होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ये फास्ट किस में ट्रैवल करेगी, तो सॉलिड में करेगी, इसके बाद लिक्विड में करेगा और फिर जाके गैस में, ठीक है। तो फास्टेस्ट पूछा है ना इसमें, किसमें इसकी स्पीड होगी, तो सॉलिड में होगी, राइट। 7 क्वेश्चन है, जब कोई पिंड एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो वह बल जो परिक्रामी पिंड पर केंद्र की ओर कार्य करता है कहलाता है। When a body moves in a circular path, the force which act on the revolving body towards the center is called। तो क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है ना कि कोई सर्कुलर पाथ है, जैसे कि किसी सर्कुलर पाथ पे आप बाइक चला रहे हो तो आप देखते हो कभी कभी बाइक या स्कूटी टर्न हो जाती है, ठीक है, बट फिर भी हम गिरते नहीं है, क्यों, क्योंकि एक फोर्स जो है बैलेंस बना के रखता है कि हम गिरे ना। तो उसी फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप देख रहे हो ना, तो जब हम दही से मक्खन निकालते हैं ना, वो मथने से मथते हैं तो बाहर की तरफ ये फोर्स लगता है, तो ये कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। वॉशिंग मशीन चलती है उसमें भी कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर की तरफ, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये लगता है अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये बैलेंस बना के रखती है जब हम किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं ताकि हम गिरे ना, राइट। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेंट्रीपिटल फोर्स। 8th क्वेश्चन है, एक बल 1 किलो वस्तु की गति को 4 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 8 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य होगा। A force increases the speed of a 1 kg object from 4 meter per second to 8 meter per second. The work done by the force will be। अब यहाँ पे पूछा है कि वर्क डन कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg और वो मूव कर रहा है कभी 4 मीटर से, फिर वो 8 मीटर हो जा रहा है पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे पर सेकेंड दिया है ना, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी दे रखा है, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकंड में उसकी यूनिट होती है, तो इसका मतलब ये क्या दे रखा है, स्पीड या वेलोसिटी दी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है वर्क डन। अब वर्क डन निकालने का ना कई सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, जैसे कि हम वर्क डन निकाल सकते हैं W = FS। एक तो ये फॉर्मूला होता है, ओके, W = FS। एक होता है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो जो भी चीज़ें हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम उसी के थ्रू जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, मास दे रखा है ना 1 kg, ओके, और ऑब्जेक्ट की पहली स्पीड कितनी दे रखी है, तो पहली स्पीड यानी कि इनिशियल स्पीड दी है 4 मीटर पर सेकेंड, है ना, और फाइनल स्पीड दे रखा है हमें 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो जो न्यूटन्स के जो इक्वेशंस होती है ना, V = U + AT, S = UD + ½ AT², तो इनका भी यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे हमें कोई भी टाइम नहीं दिया, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया, तो हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को V = U + AT वाले फॉर्मूले को हम यूज़ करके नहीं निकाल सकते। कि जो इन्फॉर्मेशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या कोई फॉर्मूला होता है। तो आप यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, मास दे रखा है, स्पीड दे रखी है इनिशियल और फाइनल 4 और 8 मीटर पर सेकेंड। सो एक फॉर्मूला होता है वर्क एनर्जी थ्योरम का, कौन सा, ½ = mv², ओके। सो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ½ = mv² और ½ = mu², ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इस क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि इसमें हमें मास भी दिया है और सिर्फ वेलोसिटीज़ दे रखी हैं, और इसके थ्रू हम वर्क डन निकल जाएगा। तो ये वर्क डन का ही फॉर्मूला होता है ना। तो हमने देखा क्या था, पहला हमारा हाफ था। अब दोनों में मास कॉमन है तो दोनों में हम मास कॉमन ले लेंगे। अब हमारी फाइनल वेलोसिटी 8 दे रखा है तो हमने 8 ले लिया। इनिशियल वेलोसिटी 4 दे रखा है तो हमने 4 ले लिया, ओके। अब हम सॉल्व करेंगे, राइट, क्योंकि हमारा मास कॉमन था तो अभी हम मास इसको नहीं इसमें पुट करते हैं। अब 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। 4 का कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो अब हम मास लगा देंगे 1 और 64 में से 6 गया तो हमारा कितना बचा, बचा हमारा 48, ओके। तो जब हम कटपिट कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 24 जूल, ओके। सो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 24 जूल, राइट।
सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप आप लोग को एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता, यानी कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रेशर। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात हो रही है, तो रेजिस्टेंस ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना जाता है लेंथ ऑफ कंडक्टर यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है वो कंडक्टर, तो उसके कैसे प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो अब हम इन दोनों को कैसे लिखते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे कि यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो एल और अपॉन के इस तरीके से रिलेशन में है। तो अब हमें क्या मिल के आ गया कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, तो बस जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या हम लगाते हैं, हमें कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में क्या होता है कि जब हम इस साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो एक कांस्टेंट हम लगाते हैं रो, ठीक है। तो रो और एल ए हो जाएगा। ओके, तो बस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा क्या बन जाता है कि रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल ए। ओके, तो ये जो कांस्टेंट होता है ना इसको रेजिस्टिविटी कहा जाता है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी इंटू एल अपॉन ए, तो रेजिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला बन के आ गया। तो हम इस फॉर्मूले से देख सकते हैं ना कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड कर रहा है एल पे, डिपेंड कर रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ठीक है। और डिपेंड करता है ये कि मटेरियल कैसा है, कंडक्टर कैसा है, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। बट जिस चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, क्या ये ऑप्शंस में दे रखा है, बिल्कुल नहीं दे रखा। तो बस एक ऑप्शन सी है प्रेशर। तो क्या आपको कहीं पे यहाँ पे प्रेशर दिख रहा है क्या, बिल्कुल कहीं भी प्रेशर नहीं दिख रहा कि रेजिस्टेंस प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। तो क्वेश्चन भी यही पूछा था कि किस पे डिपेंड नहीं करता, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, प्रेशर। ओके, 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन न्यूटन की गति के तीसरे नियम को दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब सबसे पहले न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात हो रही है ना, तो न्यूटन ने कितने लॉ दिए थे, मेनली 3 लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। ओके, और अगर वो बॉडी मूविंग पोजिशन पे है तो तब तक वो नहीं रुकेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या होता है, F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मास और एक्सेलरेशन के, राइट। थर्ड क्या कहते हैं न्यूटन्स का लॉ कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि अगर आप किसी चीज़ पे धक्का लगा रहे हो ना तो वो उल्टा आप पीछे से धक्का लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो 3 लॉ थे ये न्यूटन्स के। अब यहाँ पे न्यूटन्स के थर्ड लॉ का एग्जाम्पल पूछा। फर्स्ट ऑप्शन है, जब एक बस अचानक चलती है तो यात्री को पीछे से एक झटका मिलता है, ठीक है। व्हेन अ बस सडनली मूव्स द पैसेंजर रिसीव्स अ बैकवर्ड जर्क। बी है, तेज गति वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद से अपना हाथ धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है। वाइल होल्डिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल द फील्डर स्लोली पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड फ्रॉम द मूविंग बॉल। सी है, रॉकेट का प्रक्षेपण या रॉकेट लॉन्च। डी ऑप्शन है, जब हम पैडल करना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग द बाइसिकल स्लोज डाउन। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉकेट का प्रक्षेपण या रॉकेट लॉन्च। अब यहाँ पर बात किसकी हो रही थी, न्यूटन्स के थर्ड लॉ की। तो रॉकेट आखिर काम कैसे करता है, तो जब भी रॉकेट को जलाया जाता है लॉन्च करने के लिए तो ये गैसेस रिलीज करता है। ओके, तो ये गैसेस रिलीज करता है अपने थ्रस्टर से एंड एक फोर्स क्रिएट होता है जिसकी मदद से रॉकेट अपवर्ड की तरफ भाग जाती है ना। तो क्या हो रहा है, इसमें इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस हो रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, रॉकेट हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन ए जो दे रखा है, व्हेन अ बस सडनली मूव्स द पैसेंजर रिसीव्स अ बैकवर्ड जंप। अब अचानक से जब बस रुकती है ना तो आपने महसूस किया होगा कि एक पीछे से जर्क जैसा लगता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल है, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया का। ओके, अब बी दे रखा है, तेज गति वाली क्रिकेट गेंद को। तो आपने जब देखा होगा कि फील्डर्स ना अपने हाथ को धीरे धीरे नीचे लेके आते हैं, क्यों, ताकि जब बॉल नीचे आते ना उसका मोमेंटम धीरे धीरे कम हो जाए जिससे कि चोट ना लगे हाथों में, ठीक है। तो ये किसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल, राइट। डी दे रखा है, व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग द बाइसाइकिल स्लोज डाउन, यानी कि जब हम बाइसाइकिल को चलाना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे हमारी साइकिल रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से। तो ऑप्शन डी किसका एग्जाम्पल है, फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है, राइट। अब चलते हैं 11th क्वेश्चन पे।
निषेचित क्रिया में जाइगोट प्रत्यारोपित हो जाता है? द जाइगोट बिकम्स इम्प्लांटेड इन द फर्टिलाइज प्रोसेस। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यूट्रस। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कहा है ना कि जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो फर्दर प्रोसेस के लिए वो कहाँ पे प्लांट हो जाता है, कहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है फर्दर, तो कहाँ पे होता है? यूट्रस में होता है, क्योंकि फिर वहीं से जाके फिर बच्चे का पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है डेवलपमेंट का। ओके, 12th क्वेश्चन है, जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लगाया जाता है तब तक उसके शरीर में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। एज लॉन्ग एज अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी देयर इज अ कांस्टेंट चेंज इन इट्स बॉडी। तो किस में चेंज आएगा? स्पीड में चेंज आएगा। ओके, अब यहाँ पे कह रहे हैं ना अनबैलेंस फोर्स है, यानी कि फोर्स का पता ही नहीं है, कभी 10 न्यूटन लग रहा है, कभी 4 न्यूटन लग रहा है। तो जिस तरीके से आप फोर्स लगाओगे ना उस तरीके से आपकी स्पीड चेंज होती जाएगी। ठीक है, 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नमक का एक उदाहरण है जिसका पीएच जलीय घोल में 7 से कम होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉल्ट विच गिव्स एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पीएच लेस देन 7? ओके, तो यहाँ पे बात हो रही है कि लेस देन 7। ठीक है, तो लेस देन 7 किसका पीएच होता है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, अब अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, तो ये क्या है? एक नमक का सब्स्टिट्यूएंट है। अब यहाँ पर पीएच की बात हो रही है, तो पीएच क्या होता है? तो पीएच एक टाइप का स्केल होता है जो हमें बताता है कि हाउ एसिडिक एन ऑब्जेक्ट इज, तो कोई ऑब्जेक्ट कितना एसिडिक है, एल्कलाइन है, तो ये एक स्केल जैसा होता है ना। तो आपने देखा होगा जिसमें बीच में होता है 7 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरीके से ये एक स्केल होता है। इस तरफ होता है एसिडिक और इस तरफ होता है बेस। ठीक है, तो जब आप इस साइड जाओगे ना तो जितना आपका नंबर 7 से कम होता जाएगा उतना ऑब्जेक्ट या सॉल्यूशन एसिडिक होता जाएगा, और जितना आप 7 से ऊपर जाओगे तो उतना ही जो आपका ऑब्जेक्ट या सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वो एल्कलाइन हो जाएगा। कई ऐसी सॉल्यूशंस होते हैं ना जिनका पीएच न्यूट्रल होता है, तो कौन होता है? वाटर होता है। तो वाटर का जो पीएच लेवल है ना वो कैसा होता है? न्यूट्रल, यानी कि जिसका पीएच लेवल 7 होगा वो क्या होगा? वो न्यूट्रल कहलाएगा। ठीक है, तो इस गिवन ऑप्शन में से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। ओके, 14 क्वेश्चन इज, 4 स्तंभ के आवेशों को 18 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के आर पार ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज ऑफ 4 पिलर अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 18 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 18 वोल्ट, तो यहाँ पे भी क्या पूछा है ना, हमें अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है। अब हमें फिर से अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, और ये जो क्वेश्चन है ना इससे देख के क्या समझ में आ रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन ना इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से रिलेटेड है। तो उसमें एक फॉर्मूला होता है, क्या वो फॉर्मूला होता है वर्क डन निकालने का? W = QV। तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं ना तो जो बेसिक फॉर्मूलेज है आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैं जब आगे आपको ज़रूर पढ़ाऊंगी, जब हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो फॉर्मूलेज भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? W = QV। ओके, सो Q हमें कितना दे रखा है, यानी कि चार्ज किसमें? कूलाम में। तो किसमें दे रखा है? 4 कूलाम। ओके, और V यानी कि वोल्टेज, तो कितना दे रखा है? 18 वोल्ट। तो बस हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, यानी कि 4 × 8, और 18 4 से कितना होता है? 72। सो 70 जूल हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो हमने जूल क्यों लगाया? क्योंकि वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। राइट। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? द केमिकल सिंबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आयरन। तो इस क्वेश्चन को तो आपको याद ही रखना पड़ेगा कि क्लोरीन, कार्बन और आयरन और एल्यूमिनियम में से कौन से शब्द को लैटिन भाषा से लिया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आयरन। 16 क्वेश्चन है, यदि कोई चालक एक कार 15 मीटर प्रति सेकंड चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय की जाती है? इफ अ ड्राइवर ड्राइव्स अ कार एट 15 मीटर पर सेकंड देन व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 3 hours 20 minutes? ओके, तो यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है। तो डिस्टेंस का बेसिक से जो फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है? डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हमें निकालना है। तो जिसको ये फॉर्मूला आता होगा वो आराम से कर लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ना जो भी चीज़ गिवन है उसको हमें नोट डाउन कर लेना है अपने पेपर पे। ठीक है, तो स्पीड कितनी दे रखी है ना, तो स्पीड दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड। अब आप जरा ऑप्शंस पे जाओ, तो ऑप्शंस पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन दे रखा है हमें किलोमीटर में, यानी कि इस मीटर पर सेकंड को ना हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 18/5 से। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 54 निकल के आ जाएगा। ओके, अब डिस्टेंस तो निकालनी है, हमें पता ही नहीं, और टाइम कितना दे रखा है ना, 3 hour दे रखा है, यानी कि 3 hour 20 minutes। ओके,
अब 23 आवर तो हमारा बिल्कुल सही है। अब 20 मिनट को हमें चेंज करना पड़ेगा, तो मिनट को जब हम घंटे में चेंज करेंगे, आवर में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 1/3 आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास कितना टाइम आ जाएगा 10/3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 10/3 आ गया। तो बस अब जितनी भी हमारी वैल्यूज़ निकल के आई उसको हमें फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारी कितनी निकल के आई थी, तो स्पीड हमारी निकल के आई थी 54, टाइम हमारे पास कितना आया था 10/3 आवर। तो बस हम इसको कट्टुम पिट्टुम कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 180 किलोमीटर। ओके, तो बस डिस्टेंस कितनी निकल के आ जाएगी 180 किलोमीटर, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अल्ट्रासाउंड का उत्पादन कर सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड? ओके, तो ये अल्ट्रासाउंड वाला यानी कि साउंड का ये चैप्टर है और कई सारे आपको एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका आंसर है पोरपोइसिस। ओके, अब ये पोरपोइसिस क्या होता है, तो ये एक एक्वेटिक मैराइन मैमल होता है जो बिल्कुल डॉल्फिन की तरह दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है ना साउंड्स की, तो 3 टाइप के साउंड रेंज होती है। पहला होता है हमारा ऑडिबल, तो ऑडिबल रेंज में क्या होता है कि ऐसी साउंड रेट जो ह्यूमन सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक की रेंज होती है, इतने रेंज में हम कोई भी साउंड सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी होती है ऑडिबल। इंफ्रासोनिक क्या होती है, जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी लेस देन होती है, जिसको एलिफेंट्स वगैरह पहचान सकते हैं, एलिफेंट्स वगैरह उसको सुन सकते हैं, तो इंफ्रासोनिक। ठीक है, अल्ट्रासोनिक क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 20 किलो हर्ट्ज से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जिसकी मोर देन होती है 20 किलो हर्ट्ज, तो वो कौन से साउंड होते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड्स होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शंस पोरपोइसिस जो क्या है एक एक्वेटिक मैराइन एनिमल है जो डॉल्फिन की तरह दिखता है। ठीक है, 18th क्वेश्चन है, पौधे में लचीलापन उत्तक के कारण होता है। द फ्लेक्सिबिलिटी टिश्यू इन द प्लांट इज ड्यू टू, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कोलेनकाइमा। ठीक है, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना, पौधे में लचीलापन की। सो पौधे में लचीलापन कौन बनाए रखता है, आपने देखा होगा ना, क्रीपर्स देखे होंगे, आपने बेल देखी होगी लौकी की, तो आपने देखा होगा ना बेल लौकी की अपने आप ही मुड़ मुड़ के कहीं भी पहुंच जाती है। आप बस एक धागा बांध दो, उस पर चढ़ जाती है बिल्कुल आराम से। क्यों, क्योंकि उसको सपोर्ट मिल रहा है। अगर अब वो मुड़ रही है, कुछ सपोर्ट ही नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वो ब्रेक हो जाएगी ना, तो पूरा प्लांट खराब हो जाएगा। यानी कि सपोर्ट कौन दे रहा है, कोलेनकाइमा दे रहा है। तो कोलेनकाइमा का काम क्या होता है कि ये बेंडिंग में मदद करता है वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट्स के। ओके, अब यहाँ पे डी ऑप्शन आप देख रहे हो ना, स्केलेनकाइमा। तो स्केलेनकाइमा क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, प्लांट को ये ना स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, कि आप मजबूत बने रहो। कोलेनकाइमा क्या करता है कि प्लांट को बैलेंस बना के रखता है। ठीक है, उससे फ्लेक्सिबिलिटी में कि प्लांट इधर जा रहा है इधर जा रहा है। और जाइलम का काम क्या है, तो जाइलम और फ्लोएम एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है प्लांट्स का। ठीक है, तो जाइलम लिखा है ना, जाय यानी कि जल, तो जाइलम क्या करता है ना, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को पूरे प्लांट में। और फ्लोएम क्या करता है, तो फ्लोएम करता है कि फूड हो गया, मिनरल्स हो गया, उसको पूरे प्लांट में पहुंचाता है। ठीक है, तो जाइलम, फ्लोएम, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है, राइट। 19th क्वेश्चन है, आमतौर पर विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता है जनरली द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की वैलेंसी बोल रहा है कितनी होती है। सो द करेक्ट आंसर इज 1, 2, 3। यानी कि जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो ये एक ऐसे एलिमेंट होते हैं ना जो ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। तो डोनेट करने के बाद इनके ऊपर प्लस का साइन लग जाता है। ठीक है, तो जनरली इनके आउटर शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। तो इसको ये ईजिली शेयर करके या डोनेट करके अपने आप को स्टेबल बना लेते हैं। तो बस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है, आउटर शेल की 1, 2 या 3। ओके, अब अगर आप मन में सोचोगे अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तो ये होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या होती है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं ना उनका फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, उनका फिक्स नहीं रहता, चेंज रहता है। अब यहाँ पे जनरली की बात हो रही है कि जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तो जनरली 1, 2, 3 होता है। ओके, अब 20 क्वेश्चन है ना, a type of reproduction in which a part of plant body develop into new individual is called। ठीक है, अब ये कह रहा है ना कि आपने एक पार्ट ले लिया प्लांट का, ठीक है, और वहाँ से भी आप देख रहे हो एक प्लांट निकलने लगा, तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है, तो इस चीज़ को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो आपने ये भी देखा होगा ना कि
कोई प्लांट होते हैं कई सारे, ठीक है, तो जब आप उसके यहाँ पे कट कर देते हो ना, थोड़ा सा आपने कैंची से काट दिया तो आप देखते हो यहाँ से भी प्लांट निकल के आ गया। या आप रोज़ का स्टेम लेते हो, फिर वहाँ से ना किसी के घर गए, आपको वहाँ पे रोज़ का स्टेम देखा और बहुत अच्छा लगा, तो आप क्या करते हो, उसको कट करके ले आते हो उसके स्टेम को और अपने घर ले जाके उसको गमले में लगा देते हो। तो गमले में लगाने के बाद देखते हो कुछ दिन बाद उसमें भी लीफ निकल के आ जाती हैं, तो उसमें भी लीफ निकल के आ गई, यानी कि कौन सा ये प्रोपोगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, सो 2018 का ग्रुप डी में जो एक शिफ्ट के ये क्वेश्चंस थे, तो जितने भी क्वेश्चंस थे, ये 20 क्वेश्चंस आए थे, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लिए हैं एंड आई होप आप लोगों को समझ और याद भी हो गया होगा। तो अब हम क्वेश्चंस भी करेंगे अलग अलग शिफ्ट में जो आए हैं और टॉपिक वाइज पढ़ते भी जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।